इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम देश और विदेश की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Sensex gains 483 points to close at 71,555. Nifty rises 127 points to settle at 21,743. National Geospatial Policy meets government commitments towards inclusion and access to locational data and related services. And Brent crude oil trades above $82 per barrel in global crude market. सेंसेक्स 483 अंकों के उछाल से 71,555 पर हुआ बंद। निफ्टी 127 अंक बढ़कर 21,743 पर जा पहुंचा। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति समावेश और स्थानिक आंकड़ों व संबंधित सेवाओं तक पहुंच के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करती है। और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $82 प्रति बैरल के ऊपर चल रहा था। सबसे पहले शेयर बाजार। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक की बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.68% की तेजी से 483 अंक बढ़कर 71,555 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.59% की तेजी से 127 अंक बढ़कर 21,743 पर दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.61% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.18% की वृद्धि दर्ज हुई। Key domestic stock market indices ended more than 0.5% amid mixed cues from the global share markets. BSE Sensex rose 483 points or 0.68% to close at 71,555. NSE Nifty gained 127 points or 0.59% to settle at 21,743. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.61% while the small-cap index rose 0.18%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 25 companies appreciated while those of 5 companies declined. ICICI Bank gained 2.46% and Axis Bank rose 2.3%. Wipro advanced 2.14% and NTPC added 1.85%. On the other hand, Ultratech Cement fell 1.03%, Mahindra & Mahindra lost 0.85% and Titan slipped 0.69%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors registered gains while 3 witnessed losses.
Services and BankX both gained above 1.4%. Financial services rose 1.23% and energy added 1%. On the other side, metal declined by 1.44%, commodities fell 0.94% and realty inched down 0.01%. The overall market breadth was negative as shares of 1,685 companies appreciated, while those of 2,172 companies declined. A total of 85 companies remained unchanged. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 1 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक कम होकर 104.13 पर आ गया। कल 523 अंकों की गिरावट आई थी बाजार में और आज लगभग वो उसकी भरपाई हो गई है। क्या लगता है आपको, कल शाम जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आए हैं इन्फ्लेशन को लेकर 5.1% पर आ गई है 5.7 से कम होकर, और आईआईपी के नंबर्स भी बढ़े हैं 3.8% पर आ गए हैं। क्या इनसे उत्साहित है बाजार? कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यूज़ जो आएंगे मार्केट मूवमेंट के आगे चल के वो विदेशों से आएंगे। बेसिकली आपके अमेरिका से जो मैक्रो डेटा आया करेगा उसी से आएगा। जैसे मेरे ख्याल से आज मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ डेटा आने वाला है, तो उससे आपको इंडिकेशन मिलने वाला है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका है, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होगा। और क्योंकि हमारे भारतीय बाज़ारों में जो रिटेल निवेशक हैं, खुदरा निवेशक हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कांस्टेंट एक फ्लो बना हुआ है म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू से। तो ये करेक्शन होता भी अगर है तो वो बॉटम फाइंड कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होता नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आप ये भी देखेंगे, ये तो आपने मैक्रो डेटा जो बोला वो तो अपनी जगह है। दूसरी बात ये भी है कि MSCI जो इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें मेरे ख्याल से चाइनीज़ 66 स्टॉक्स जो हैं वो बाहर हुए हैं। तो भारत का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है। अगर वेटेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो MSCI बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, ऑटोमेटिकली उसमें पैसा ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाता है, ऑटोमेटिकली गाइडेड हो जाता है आपके मार्केट्स की तरफ। तो ये कुछ बातें हैं। एंड कंपैरेटिवली प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेने के बाद दोबारा अगर जब इवैल्यूएट किया जाता है तो तब ये देखा जाता है कि ये पाया जा रहा है कि भारत काफ़ी आकर्षक है। तो कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं उस वो थोड़े से फ्रॉथी हो गए थे, अभी देखा नहीं कि कैसा चल रहा है, पर कई बार पिछले 2-3 दिन में तो बहुत काफ़ी गिरे हैं जी। तो वो कई बार क्या होता है, उसमें से थोड़ा सा फ्रॉथ अगर निकल जाता है, जिसे कहते हैं जब उपवास करते हैं तो टॉक्सिन्स आप रिलीज कर देते हैं, उस टाइप की चीज़ें अगर हो जाती हैं तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म हेल्थ के लिए तो बेहतर ही होता है। Udayan, short term speaking, the derivatives market is suggesting how the cash market is going to behave. We have open interest for call where you have the strike price for 22,000 and for put is 21,500. So support levels are currently at 21,700 levels only, and market volatility right now is 15.8, which is relatively high. What would you advise investors, especially short term or retail investors who are looking to either enter or exit the market? Would you advise them to hold? Oh, absolutely. And the idea is also to look around. Sometimes, what happens is, Arjun, when the markets are constantly reaching new levels, new highs, then maybe you would want to rotate things a little bit, not too much. You don't want to do a spring. It's like a spring cleaning, every 6-8 months. Ideally for stocks, it should be a little more, a year or so. You do a little bit of spring cleaning, and if something is, you think it has run its course, then you say that, okay, I'm going to take some profit off the table, get some gains and take it somewhere, either totally out or whatever. But unless you're needing the money, don't go out. Redirect it somewhere else. Maybe if you think you're going over in your stocks investments or equity funds and all that, and you think that you've gone high, maybe a little bit
you take off and invest somewhere else, maybe in another asset class, maybe a little bit like a sovereign gold bond, or what you do is fresh investment. You stop in for certain stocks or certain areas for a little while, and fresh investments you put in. That's how you rebalance. But you don't have to do it every day. For an investor, for a trader, he's making his living out of getting a movement from one market to the other, one position to the other. So that's a different ball game, which I'm not qualified to talk about. But this is something. Sometimes rotation is a good idea. चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आपने अभी ओवर वैल्यूएशंस की बात की थी, फ्रॉथ की बात की थी। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मर रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी हमने 3-4 दिनों में देखा कि वहाँ खासी गिरावट आई। आज फिर हम वहाँ पर एक रिबाउंड देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की कैसी आपको दिखाई देती है स्थिति? आपको लगता है आरबीआई जो रेगुलेटरी स्टेप्स उठा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट और पर्सनल लोन्स में जो एक ज़्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट है उसके अगेंस्ट, वो उनको पॉजिटिवली लिया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये होता रहता है। आप सिस्टमिक रिस्क को आंकते हैं कि सिस्टम कितना कहीं बैंक से एक डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और पर्सनल लोन जैसे कि हम जानते हैं उसमें कोई कोलैटरल होता नहीं है, अनसिक्योर्ड होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपके इनकम की सिचुएशन में अगर प्रेशर आता है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अमूमन ये पाया गया है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो टॉप नॉच जो बोरोअर्स होते हैं वो नहीं लेते। जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आप महंगे लोन्स तभी लेंगे ना जब आपको सिक्योर्ड लोन्स या आपकी इनकम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पे तब ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आरबीआई ने किया। वेटेज बढ़ा, रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, जिससे रेट्स ऑब्वियसली रिवाइज हो गए होंगे अपवर्ड्स। बट कंपेयर टू मान लीजिए आज से 4 साल 5 साल इवन 3 साल पहले जो बैंक्स की हेल्थ थी और बैलेंस शीट्स थी, फाइनेंस उनके जो स्टेटमेंट्स हैं का बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इट्स इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और एक बार इस सिचुएशन में आ गए, दोबारा उस मुसीबत में नहीं जाना है। तो ये मेरे ख्याल से डिटर्मिनेशन बैंक्स की तरफ से भी होगा और आरबीआई की तरफ से भी होगा। Udayan, DIIs and FIIs both were net buyers in today's equity trading. How would you suggest a pattern for the buying and selling? Because earlier we saw if FIIs are buying, then DIIs were sellers. If DIIs were sellers and FIIs were buyers, and maybe not in the same proportion. So how are they likely to behave in the coming week? I would say, Arjun, that on an average, the past quite a few years, our domestic institutions have been net buyers. That's why you're not finding a deep correction, and the correction is happening. In terms of foreign institutional players, they'll keep looking at other markets. They'll probably look at an Indonesia, they'll look at a Vietnam. Arbitrage. Yeah, and they'll keep changing their allocations. They'll probably sell off something and come back here. But they'll keep coming back because, Arjun, what has happened is before Chinese stock markets, they are not doing well. There are certain aspects which are not doing great. Real estate sector, it's very well documented. So, which is a wealth creator area for China. So, all this is, making people look at other alternatives. Of course, the good news, Arjun, is that inflation worldwide is coming down, which makes over a period of time what it will do is India will have other competitors in terms of portfolio movements. But India also attracts long-term flows, pension funds and all that. So we are on a pretty decent ground as long as our inflation figures remain within our 4 to 6% band. And our manufacturing, etc., are right there. The growth is there. I think we'll be doing good. Private banking stocks went up today. What's the future for PSU banking stocks? Will they continue to go up even though we saw a correction today
of under 2%. Well, Arjun, the most heartening thing, if you look at these PSU stocks and PSU numbers in terms of financials, they look so much better now. It's all cleaned up. All the toxicity and NPAs. NPAs and all that stuff is now in such better position. And let's also not forget, Arjun, that PSUs have to also deal with priority sector, which is not a compulsion or a responsibility private banks have. So despite doing that, despite all of the things that they are doing, they are in a good space. And I would say that, they are something that people can, now look positively at. This was not the case, like, say, about 4 years back. और एक क्वेश्चन कि वी आर ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाईज. अभी आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इवन जो कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं हु इन्वेस्ट थ्रू SIPs? देखिए, अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तब तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है. पर अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तब आप सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, जिसमें पीरियोडिकली आप उसको एक डेट फंड की तरफ लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते जाइए. जैसे SIP करते हैं वैसे धीरे धीरे करके लोअर रिस्क, पर पूरा सामान नहीं निकालना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो आपको यहीं से मिलेगी. तो जितना चाहिए उतना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करके करते चले जाइए. Well, let's have a look at our second headline story before we move on to the international stock markets. In order to implement the National Geospatial Policy, which was launched in 2022, the Department of Science and Technology consolidated the governance framework to liberalize geospatial data access. The Department of Science and Technology is continuously strengthening geospatial data infrastructure and enterprise development. Emphasizing Atmanirbhar Bharat, it is empowering local companies to generate and utilize their own geospatial data to enhance their global competitiveness. It encourages open standards, open data and platforms. Demonstrating commitment towards inclusive development, the government is implementing the National Geospatial Policy 2022 and has substantially expanded the access and usage of spatial data, improving citizen services rapidly and increasing its reach to the remotest corners of the country. Individuals, companies and government agencies can now process acquired geospatial data, build applications and develop solutions on it, as well as use such data products, applications and solutions. Through this, as well as through promotion of open standards, open data and platforms, the National Geospatial Policy has encouraged enterprise development. This will help foster a thriving geospatial industry in the country with active participation from private enterprises. The citizen-centric policy is also empowering local companies to generate and utilize their own geospatial data, enabling innovations and promoting technology innovation and adoption by establishing incubation centers, industry accelerators, as well as geospatial technology parks. It is poised to make India a world leader in global geospatial space with the best in the class ecosystem for innovation. और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. जापान का निक्केई सूचकांक 2.8% के उछाल में रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% की तेजी में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त पर बंद हुआ. चीन और हांगकांग के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के बाजारों में गिरावट का रुख था. ताज़ा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% के नुकसान में रहा. फ्रांस के कैक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई और जर्मनी का डैक्स 0.5% की मंदी पर था. उद्यन, इन्फ्लेशन अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है. उस पर सबकी नजरें टिकी हैं कि कब इंटरेस्ट रेट कट्स शुरू होंगे यूएस में, इंडिया में भी. अगर हम चाइना को देखें तो वहाँ पर डिफ्लेशन है. वहाँ पर CPI फेल 0.8% एंड जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसमें 2.5% की कमी आई है जनवरी में. कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स गिर रहे हैं. आपको लगता है कि इसका कुछ हमें फायदा हो सकता है? इंपोर्टेड डिसइन्फ्लेशन, बाकी जो विश्व है जहाँ पर उनके एक्सपोर्ट्स जाते हैं वहाँ पर चाइना से इंपोर्टेड डिसइन्फ्लेशन आ सकती है, जो कि अच्छा रहेगा हमारे लिए. जो कि ये हमेशा से ट्रू रहा है. ग्लोबल इन्फ्लेशन को काबू रखने के लिए चाइना हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनका उस स्केल में वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्राइसेस लो होते हैं. तो वो 15-20 साल से विश्व को इसका बेनिफिट मिला है. पर जो चिंता की बात है, चाइना इनपुट्स भी तो लेता है.
तो वहाँ पे अगर उस हिसाब से आपके, जैसे अगर आप भारत वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है और वो तो लोअर वैल्यू एडेड आइटम्स हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मंदी की तरफ चली जाती है तो वहाँ पे चैलेंज तो बना रहेगा। तो हम लोग क्योंकि अब इंक्रीजिंगली हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं और चीन और अमेरिका दो सबसे बड़े इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के, तो यहाँ इन दोनों में से एक में भी अगर दिक्कत आती है तो हमारे लिए भी दिक्कत है। हम आइसोलेटेड नहीं है। हाँ, हमारे डोमेस्टिक कॉन्टिनेंटल साइज मार्केट जो है, एक महाद्वीप जितना साइज की मार्केट है, तो वो अब्जॉर्ब तो कर लेता है, रेजिलिएंट बना तो देता है, पर हमें जो हमारी जो एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षा एक डेवलप्ड नेशन स्टेटस की तरफ जाने का, उसके लिए हमें विश्व में इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल राउंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट ओनली चाइना, यूएस एंड यूरोप, ये तीनों का चलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We're heading for a short break. Please stay tuned on Market Mantra. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. In news from the US stock market, 2 out of 3 US stock market indices ended in the green yesterday. The Nasdaq Composite Index lost 0.3% and the S&P 500 fell 0.09%. On the other side, Dow Jones Industrial Average rose 0.32%. Udayan, your take on the US stock market? It appears that there's a tipping point now in the equity market in the US, and even if you look at the debt market, the US treasuries, it is right now also at that rate of interest return, which is showing just a gradual correction. What is your view in terms of the US stock market? Do you feel that it has been overbought and now it's correcting? And what should investors expect in terms of guidance for the Indian stock market? Well, Arjun, if somebody is saying that it's got overbought, it's very difficult to counter that person. It's done so well. Like it's, I think, up 5% or something in like 40 days or something like that. So that's pretty sharp for US standards. The other thing, Arjun, is that it's the 7 or 8 tech stocks which are driving it. The Amazon and the Meta and the Nvidia and the likes. And yesterday I think it was ARM Holdings. New age companies. Yeah, new age chip and AI related. So AI mania is driving the stock. It's not as if it's everything is going hunky dory, but at the same time, US economies is showing a very admirable resilience. You know, they have proved all doomsdayers wrong. So it will be wrong to say that things will deeply correct, because there's nothing on the ground to suggest that. Having said that, for Indian investors, if you ask me if there are opportunities for them to invest in international funds which are broadly diversified, and I mean, you do it through mutual funds and broadly diversified, maybe investing in indices, global indices across the world, maybe that's a good idea to tap into the growth of other markets and not completely depend on Indian markets. You can do that today. And as far as Indian markets are concerned, you continue to do what you have been doing. I mean, it's worked splendidly. And if you do an SIP kind of a thing, you don't have the time, systematic investment plan, standard amount every month, you should be okay. तो आप अभी रेजिलियंस की बात कर रहे थे यूएस में, जो बहुत डर जताए जा रहे थे कि वहाँ रिसेशन आ सकती है और उससे पूरे विश्व को उसका इम्पैक्ट होगा, आपको लगता है कि वो डर अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं? देखिए, अगर IMF की चीफ के बारे में इसकी बात सुने तो वो कह रहे हैं कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब कहते हैं अगर हल्की मंदी होकर निकल जाए। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हल्की मंदी जैसी कोई बात हो रही, सॉफ्ट लैंडिंग। रिसेशन इससे पहले डीप हुआ करती थी, बट उसका बेडरॉक ये है कि एम्प्लॉयमेंट में असर नहीं पड़ा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में असर नहीं पड़ा और लोगों के पास हमेशा कैश रहा। यूएस के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे।
इसलिए क्या हो रहा है कि वो रेजिलियंस बनी पड़ी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे कुछ जो इंडिकेटर्स है वो थोड़े से धीमे मध्यम पड़ जाएंगे, पर उसके बाद फिर एक अपवर्ड मूवमेंट सा आएगा, ये लोगों का मानना है। और मज़े की बात यह है कि अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं जिससे आप उसको इस बात को नकार सकते हैं। ब्रीफली यूरोप में भी आपको लगता है कि शायद अब स्थिति थोड़ी बेहतर है? देखिए, मुद्रास्फीति वो कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि 3 से 4% के बीच में मुद्रास्फीति ब्रिटेन जैसे देश में भी 4% पे आ गई। पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जर्मनी जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, वो अभी भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, ऑन द नेगेटिव, माइल्डली नेगेटिव। तो वहां पे चैलेंज बरकरार रहेगा और वो हमें देखना पड़ेगा। Briefly, CPI data is expected to be released by the US economy. What's your take? Very briefly. I think what people are going to see is that there's a disinflation, that the inflation rate has gone down. But most importantly, Arjun, people are expecting that services inflation in services, which is a bother for people, that people are expecting that they're going to see a downward move, which will signal a rate cut somewhere in 2024. Let's have a look at the crude oil market. Now, oil prices rose more than 1% in intraday trade. Brent crude was trading at $1.07, 1.07% higher at $82.87 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading up 1.12% at $77.78 per barrel when reports last came in. Speaking about inflation in the US, food and energy has been very volatile. How do you see oil prices impacting not just the US but globally? Arjun, since last 2 years, what has happened is US producers have come into the market, so that they are increasing the supply and they are keeping the prices at check. So even if OPEC does a supply cut, they are working to counter each other. So you're typically finding it moving somewhere between 75, 80, 82. So it will remain in this range. That's what I expect. और अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 210 रुपए की वृद्धि से 62,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 431 रुपए के उछाल से 71,440 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में भी तेजी थी। ताज़ा समाचार मिलने तक कमोडिटी एक्सचेंज में सोना $2,042.50 प्रति आउंस पर पहुंच गया था और चांदी भी $22.99 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो गया है, हमें कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Sensex gains 483 points to close at 71,555. Nifty rises 127 points to settle at 21,743. National Geospatial Policy meets government commitments towards inclusion and access to locational data and related services. And Brent crude trades above $82 per barrel in global crude market. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह शहनशाह चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
आपका